नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका लर्निंग लैंग्वेज में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के संस्कृत के नई बुक दीपकम का 9वां पाठ यानी कि नवम अध्याय, नवम पाठ, जिसका शीर्षक है यो जानाति सह पंडितः। और इसका हम अभ्यास कार्य हम पढ़ेंगे। हम इसका एक्सप्लेनेटरी पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि हम पाठ के क्वेश्चन आंसर यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ के क्वेश्चन आंसर यानी कि प्रश्नोत्तर। वयम् अभ्यासं कुर्मः। पहला क्वेश्चन है, पाठस्य आधारे निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् एकपदेन उत्तरं लिखन्तु। पाठ के ऊपर आधारित, पाठ पर आधारित नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला प्रश्न, भोजनान्ते पातुं किं योग्यम? भोजन के अंत में पीने के लिए क्या योग्य है या क्या उत्तम है? तो उत्तर होगा इसका तक्रम यानी कि छाछ। भोजन के अंत में सबसे उत्तम है छाछ पीना। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, सर्वदेवानां वंदनीय कः? सभी देवों में वंदनीय कौन है? उत्तर है मृत्युंजय यानी कि महादेव। जयंतः कस्य सुतः? जयंत किसका पुत्र है? उत्तर है इंद्रस्य या शक्रस्य। लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्णरूपम अस्ति? लंका को मिलाकर लंका में इन दोनों को मिला के पूर्ण रूप में क्या है? तो उत्तर होगा कुंभकर्ण। पाठ के आधार पर इसका उत्तर होगा कुंभकर्ण। लंका में कुंभ और कर्ण को मिला के कुंभकर्ण उपस्थित है। पाठ दो क्वेश्चन 2 यानी कि प्रश्न 2, पाठस्य आधारे निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। पहला प्रश्न, विष्णुपदम कथम प्रोक्तम? विष्णुपद कैसा कहा गया है? विष्णुपद को पाना कैसा कहा गया है? और इसका उत्तर है विष्णुपद को पाना दुर्लभ कहा गया है, बहुत कठिन कहा गया है। दूसरा प्रश्न, कस्य आदि अंतः च न अस्ति? वो कौन सा शब्द है जिसका आदि यानी कि शुरुआत भी न से होती है और जिसका अंत भी न से होता है? तो वो शब्द है नयनम, जिसका शुरू और अंत दोनों अक्षर न है। ये संस्कृत शब्द है, इसलिए इसमें म का अंत यानी लास्ट में नपुंसक लिंग है, इसलिए अंत में हम इसमें म लगाते हैं। लेकिन जो मूल शब्द है वो है नयन, जिसका आदि भी अंत और न भी अंत है। अगला प्रश्न है, नरः काश्याम किम इच्छति? मनुष्य काशी में क्या चाहता है? तो उत्तर होगा नरः काश्याम मृत्युम अथवा मोक्षम इच्छति। काशी में मनुष्य किस लिए जाता है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। इसलिए हम लिख सकते हैं इसका आंसर नरः काश्याम मृत्युम अथवा मोक्षम इच्छति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलालस्य गृहे अर्धम किम अस्ति? कुलालस्य गृहे, कुम्हार के घर में आधा क्या है? कुलालस्य गृहे अर्धम कुंभम अस्ति। उसके घर में आधा हमेशा क्या रहता है? घड़ा रहता है, अर्धनिर्मित। इसलिए हम कह सकते हैं कुलालस्य गृहे अर्धम कुंभम अस्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुतः, सुतः है तो सुतस्य सुतयोः सुतानां। रामः है तो रामस्य रामयोः रामाणां। अकारण शब्द है तो स्य, योः और आनाम, ये इसका फॉर्मेट होता है। अब यहाँ राम वाले में न की जगह अण आ गया है, तो यह हमने पहले सीखा हुआ है, हमने पहले आपको बताया हुआ है कि जब भी किसी शब्द में र की उपस्थिति होगी तो न का कन्वर्जन अण में हो जाएगा, न का रूपांतरण अण में हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं आकारांश स्त्रीलिंग शब्द। अब आकारांश शब्द है तो उनका फॉर्मेशन क्या बनेगा? आयाः, योः, आनाम। तो सीता का सीतायाः सीतयोः सीतानां। कथा, कथायाः कथयोः कथानां। प्रिया का प्रियायाः प्रिययोः प्रियाणां। देखते हैं आगे क्या है सूची में। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अगर ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो जैसे नदी, तो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मेशन? नद्याः नद्योः नदीनां। एक वचन नद्याः, द्विवचन नद्योः, बहुवचन नदीनां। देविका देव्याः देव्योः देवीनां। अब अकारांत नपुंसक लिंग अगर शब्द है जैसे पुस्तक, तो इसका अकारांत पुल्लिंग के जैसे ही फॉर्मेट होगा और उसी की तरह से रूपांतरण भी होगा।
पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानाम्, उद्यानं का उद्यानस्य उद्यानयोः उद्यानां, फलं का फलस्य फलयोः फलानां, भोजनं का भोजनस्य भोजनयोः भोजनानाम्। अब उसके बाद देखते हैं अगर सर्वनाम पद है, सर्वनाम पद का ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अहम अस्मत् क्या होगा, मम आवयोः अस्माकं। फिर है त्वम का तव युवयोः युष्माकं। तत् तत् पुल्लिंग का क्या होगा, तस्य तयोः तेषाम। तत् स्त्रीलिंग अगर है तो उसका क्या होगा, तस्याः तयोः तेषाम, तस्याः तयोः तासाम। तत् नपुंसकलिंग अगर है तो वो भी पुल्लिंग के जैसे ही होगा, दोनों एक जैसे होंगे, तस्य तयोः तेषाम। और यही सेम है आपको पुल्लिंग में भी आप देख सकते हैं, तस्य तयोः तेषाम। तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग जो शब्द या सर्वनाम रूप है तृतीया से सेम हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, इसलिए उन दोनों का षष्ठी विभक्ति सेम होगा। एतत् पुल्लिंगम, एतस्य एतयोः एतेषाम। एतत् पुल्लिंग और नपुंसकलिंग भी देखिए एकदम एक जैसे होंगे, एतस्य एतयोः एतेषाम। एतत् स्त्री नपुंसकलिंग, एतस्य एतयोः एतेषाम। स्त्रीलिंग का कन्वर्शन थोड़ा चेंज होगा, एतस्याः एतयोः एतासाम। तो इस तरह से ये जो फॉर्मेट है षष्ठी विभक्ति का बहुत अच्छे से पुस्तक में समझाया हुआ है बच्चों, और आपको इसका फॉर्मेट बार बार प्रैक्टिस करके याद करना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उदाहरण अनुसारम वाक्यानि लिखन्तु। द्विचक्रिका चक्रम भ्रमति। तो इसका उत्तर क्या होगा, द्विचक्रिकायाः चक्रम भ्रमति। द्विचक्रिका का चक्र घूमता है। यहाँ पे द्विचक्रिका में षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। इसी तरह से वृक्षः फलं खादति, तो वृक्षस्य फलं खादति। छात्रा नाम पृच्छति, छात्रायाः नाम पृच्छति। रामः पुस्तकम् आनयति, रामस्य पुस्तकम् आनयति। मंदिरं शिखरं पश्यति, मंदिरस्य शिखरं पश्यति। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तालिकायाः प्रदत्तानां शब्दानां षष्ठी विभक्तेः रूपाणि रिक्तस्थाने लिखन्तु। इसमें भी षष्ठी विभक्ति में कन्वर्जन करना है, रूपांतरित करके लिखना है। तीन कैटेगरी दिए हुए हैं, तीन कॉलम दिए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो वृक्ष का षष्ठी विभक्ति क्या होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, देव का देवस्य, तो वृक्ष का क्या होगा, वृक्षस्य। उसी तरह से द्वारपाल का द्वारपालस्य। स्यूतः के सारे अकारण शब्द है, तो हम जानते हैं अकारण पुल्लिंग शब्द का, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, स्यूतः का हो जाएगा स्यूतस्य और अनुजः का अनुजस्य। अब देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया ही है, छात्रा का छात्रायाः, दोला दोलायाः, उपासना उपासनायाः और पुस्तिका पुस्तिकायाः। इसी तरह से नपुंसकलिंग शब्द उदाहरण दिया है, उसी तरह से आपको करना है। उद्यानम उद्यानस्य, वनम वनस्य, सूत्रम सूत्रस्य और पत्रम पत्रस्य। इसके ही प्रश्न है। अग्रजः, अगेन ये जो पहली तालिका है वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है, तो अग्रजः का अग्रजस्य, पितामह पितामहस्य, मातुलः मातुलस्य, प्राचार्यः प्राचार्यस्य, विद्यालयः विद्यालयस्य, पितृभ्यः पितृभ्यस्य। अब देखते हैं स्त्रीलिंग आकारांत शब्द। भ्रातृजाया भ्रातृजायायाः, अग्रजा अग्रजायाः, स्नुषा स्नुषायाः, लेखनी लेखन्याः। अब ये ईकारांत शब्द है, उसका फॉर्मेशन ये होता है, क्योंकि हमने पहले देखा है तो आपको ये याद रखना है। ईकारांत का फॉर्मेशन आकारांत से थोड़ा अलग होगा। पत्नी का पत्न्याः, पुत्री का पुत्र्याः। अब अगेन मकारांत शब्द, नपुंसकलिंग शब्द, और उसका पुल्लिंग के जैसे ही रूपांतरण होगा। यंत्रम यंत्रस्य, वातायनम वातायनस्य, पुष्पम पुष्पस्य, संगणकम संगणकस्य, गृहम गृहस्य और वार्तापत्रम का
वार्तापत्रस्य। ये कुछ टेबल के द्वारा प्रैक्टिस आपको बहुत सारी दी गई है करने के उपरांत, इतने सारे शब्दों को का रूपांतरण करने के उपरांत आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे शब्दों का षष्ठी विभक्ति में रूपांतर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। रिक्तस्थानेषु कुटुम्बस्य परिचयं लिखन्तु। ये अपने अपने माता का, अग्रजा का यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। मम मातुः नाम डैश, मम अग्रजस्य नाम डैश, मम अनुजायाः नाम डैश, मम पितामहस्य नाम डैश, मम पितामह्या नाम डैश, मम पितृव्यस्य नाम डैश, मम पितृव्यायः नाम डैश, एतत् मम कुटुम्बकम्। मातुः मतलब माता का नाम, यहाँ आपको अपने माता का नाम, अग्रजस्य मतलब अपने बड़े भाई का नाम, अनुजायः मतलब छोटी बहन का नाम, पितामहस्य मतलब अपने दादाजी का नाम, पितामह्या मतलब अपनी दादी जी का नाम, पितृव्य मतलब चाचा जी का नाम, पितृव्यायः मतलब अपनी चाची जी का नाम, और ये आपको बताना है कि ये सारा आपका कुटुंब है। तो इसमें छात्र क्या करेंगे, छात्र छात्राएं स्वयं अपने कुटुंब का परिचय लिखें, यानी कि आप अपने माता का, बड़े भाई का, छोटी बहन का, जिनका जो नाम है आप यहाँ पे वो नाम लिखेंगे और आपका ये प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देख सकते हैं कि यहाँ एक रेखा चित्र दिया हुआ है। अब रेखा चित्र के अनुसार, रेखा चित्र में एरोज भी दिए हैं, एरोज के अनुसार उनके रिलेशन बताते हुए आपको वाक्य लिखने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं वो वाक्य हम कैसे पूरे करेंगे। यहाँ पे रेखा चित्र में मैं एक आपको दिखा देती हूँ। जैसे राम से एरो है पिता की ओर, फिर पिता से एरो है दशरथ की ओर, तो हम क्या शब्द बना सकते हैं, क्या वाक्य, रामस्य पिता दशरथ। फिर दशरथ से एरो जा रहा है वापस पुत्र, फिर पुत्र से वापस राम, तो दशरथस्य पुत्रः रामः। इसी तरह से आप बनाएंगे। रामस्य माता कौशल्या, कौशल्यायाः पुत्र रामः। इस तरह से हमको बनाना है। तो आइए देखते हैं वाक्य कैसे। रामस्य पिता दशरथः, दशरथस्य पुत्र रामः। रामस्य माता कौशल्या, कौशल्यायाः पुत्र रामः। रामस्य श्वशुरः जनकः, जनकस्य माता रामः। रामस्य पत्नी सीता, सीतायाः पतिः रामः। रामस्य श्वश्रुः सुनयना, सुनयनायाः माता रामः। रामस्य अनुजः लक्ष्मणः, लक्ष्मणस्य अग्रजः रामः। रामस्य पुत्रः लवः, लवस्य पिता रामः। आगे देखते हैं। सीताया, अब ये जो नेक्स्ट साइड में सीता दी गई थी और उनके अनुसार जो एरो दिए थे उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे या वाक्य बनाएंगे। सीतायाः श्वशुरः दशरथः, दशरथस्य स्नुषा सीता, स्नुषा मतलब पुत्रवधू। सीतायाः श्वश्रुः कौशल्या, कौशल्यायाः स्नुषा सीता, सीता की सास है कौशल्या और कौशल्या की बहू है सीता। सीतायाः पिता जनकः, सीता के पिता जनक है, जनकस्य पुत्री सीता और जनक की पुत्री सीता है। सीतायाः पति रामः, रामस्य पत्नी सीता, सीता के पति राम है, राम की पत्नी सीता है। सीतायाः माता सुनयना, सुनयनायाः पुत्री सीता, सीता की माता सुनयना है और सुनयना की पुत्री सीता है। सीतायाः देवरः लक्ष्मणः, लक्ष्मणस्य भ्रातृजाया सीता, सीता के देवर लक्ष्मण है और लक्ष्मण की भाभी है सीता। सीताया पुत्रः लवः, लवस्य माता सीता, सीता के पुत्र हैं लव और लव की माता है सीता। तो इस तरह से षष्ठी विभक्ति का आपको यूसेज, प्रयोग यहाँ पे इस रेखा चित्र के माध्यम से बताया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित पुस्तक सूची मध्ये कस्य उपरि किम् अस्ति इति लिखन्तु। पुस्तक सूची दी हुई है, एक 3 कॉलम दिए गए हैं, इसमें किसके ऊपर क्या है उसको वाक्य में पिरो के आपको लिखना है। उसके लिए आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल भी दिए गए हैं यहाँ। लीलावत्याः उपरि पंचतंत्रम अस्ति,
लीलावती के ऊपर पंचतंत्र है। भगवत गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति। भगवत गीता के ऊपर लीलावती है। तो अब आपको ये देखना है कि जो ये शब्द दिए गए हैं उसका लिंग पहचानना है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको षष्ठी विभक्ति में कन्वर्ट करना है और उसके बाद आपको सही वाक्य बनाने हैं। तो आइए देखते हैं हमारे वाक्य क्या बने। लीलावत्याः उपरि पंचतंत्रम अस्ति, क्योंकि ये लीलावती था, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, तो उसका फॉर्मेशन क्या बनेगा? उसका फॉर्मेशन बनेगा लीलावत्याः। फिर दूसरा, भगवद गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति। भगवद गीता आकारांत शब्द था स्त्रीलिंग, तो उसमें यह लगा देते हैं षष्ठी विभक्ति में, तो इसका फॉर्मेशन ऐसे होगा, भगवद गीतायाः उपरि लीलावती अस्ति। तीसरा वाक्य, रामायणस्य उपरि भगवद गीता अस्ति। रामायण अब अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए इसका हो जाएगा रामायणस्य। हितोपदेशस्य उपरि रामायणम अस्ति। हितोपदेशः अगेन पुल्लिंग शब्द है अकारांत, और उसमें स्या लगा के हम उसको षष्ठी विभक्ति में रूपांतरित करेंगे। योगशास्त्रस्य उपरि हितोपदेशः अस्ति। योगशास्त्रः, ये फिर से एक पुल्लिंग शब्द है जिसमें स्या लगा के हम उसको षष्ठी विभक्ति में रूपांतरित करेंगे। रघुवंशस्य उपरि योगशास्त्रम अस्ति। रघुवंश अगेन पुल्लिंग शब्द, इसलिए रघुवंशस्य। फिर मनुस्मृत्याः उपरि रघुवंशम अस्ति। मनुस्मृति क्या है? ईकारांत शब्द है, इसलिए इसका रूपांतर होगा त्याः। अमरकोशस्य उपरि मनुस्मृतिः अस्ति। अमरकोशः पुल्लिंग शब्द है जिसका रूपांतरण होगा अमरकोशस्य में। अष्टाध्याय्याः उपरि अमरकोशः अस्ति। अष्टाध्यायी ये ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसमें यह लगा के इसको षष्ठी विभक्ति में रूपांतरित किया गया है। महाभारतस्य उपरि अष्टाध्यायी अस्ति। महाभारतः ये भी पुल्लिंग शब्द है जिसमें स्या लगा के हम इसको षष्ठी विभक्ति में रूपांतरित करेंगे। अर्थशास्त्रस्य उपरि महाभारतम अस्ति। और इसी तरह से हमने सारे षष्ठी विभक्ति के प्रयोग सीखे और क्वेश्चन को सरल तरीके से हमने क्वेश्चन के आंसर्स देना सीखा। आशा है बच्चों आप अब इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर बिना किसी विघ्न के लिख पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो कीप वॉचिंग द चैनल और सब्सक्राइब द चैनल लर्निंग लैंग्वेज। थैंक यू।